students, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to the Pinky Goyal Commerce classes. In this video we cover the small scale enterprises as जो डिफाइंड बाय MSMED एक्ट 2006। बेटा ये +1 का बिज़नेस स्टडीज़ का है। काफ़ी दिनों से आपको वीडियोस नहीं मिली थी ड्यू टू सम इमरजेंसी। तो बेटा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रोमी बैग ऑफ मणिपुर की कहानी सुनाना चाहूँगी, क्योंकि कहानी आप लोगों को याद रहती है। कहानी याद हो गई तो आपको चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो होता क्या है कि एक मणिपुर का ही एक बच्चा था जो कि दन्नाचार्य सिंह डिड नॉट हैव मच इन लाइफ। एक गांव का एक व्यक्ति का नाम है दन्नाचार्य। तो वो एक बेचारा गरीब टेलर था और उसका जो सन था वो भी टेलर ही बनाना पड़ा उसको, क्योंकि ही वॉज नॉट ब्रॉट अप टू विद मैनी प्रिविलेजेस। उसके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। उसने जो वो लड़का था उसने देखा रोमी, इसका नाम हमारे पास जो है रोमी बैग ऑफ मणिपुर रखा है स्टोरी का नाम। तो इसमें जो रोमी है ही सॉ हिज फादर वर्किंग डे एंड नाइट टू अर्न द मेजर इनकम, यानी कि थोड़ी सी इनकम को अर्न करने के लिए उसने अपने फादर को दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हुए देखा। ही सॉ जो रिच हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं और पुअर रिमेनिंग पुअर, जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था का ही पार्ट है। बॉय वॉन्टेड टू डू समथिंग इन हिज लाइफ मोर देन हिज फादर लाइफ। वो अपने पिता के जीवन से संतुष्ट नहीं था और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ और करना चाहता है। ही कुड नॉट इमेजिन ए लाइफ ऑफ स्टिचिंग क्लोथ रेंटलेसली एंड अर्न जस्ट इनफ टू सर्वाइव। वो नहीं चाहता था कि वो अपने पिता की तरह ही दर्जी का काम करे और सिर्फ इतना ही कमाए जिससे कि उसका गुजारा हो सके। जहाँ वो रहता था उसका नाम इम्पल इज़ अ स्मॉल सिटी। हार्ड वर्किंग मैन और वुमेन थे। उन्होंने क्या करते थे कि वहाँ पर लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते थे बड़े शहर में पढ़ने के लिए, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके और जो दिक्कतें उन्होंने सहन की हैं उनके आगे बच्चे ना करें। लेकिन हमारा यहाँ पर जो हीरो है रोमी, उसके फादर तो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे और वो तो इसको पढ़ाना भी इतना ही चाहते थे कि वो उसको सिर्फ टेलरिंग का नाप लेना आ जाए, फैब्रिक के बारे में पता लग जाए और क्लोथिंग स्टाइल सीख जाए। तो यहाँ पर सिर्फ एक मशीन थी और वो बच्चा यानी रोमी उस मशीन को जब यूज़ करता था जब उसके फादर नहीं थे, यानी कि इतनी बुरी हालत थी। उसने धीरे धीरे सीखना शुरू किया बिकॉज ही न्यू इट वॉज हिज फादर वांटेड बट हिज हार्ट वॉज नॉट इन इट। उसने शुरू किया सिर्फ अपने पिताजी की इच्छा के लिए। और सम टाइम क्या होता है कि कोई इंसिडेंट होता है बच्चों तो वो लाइफ चेंज कर देता है। उस रोमी के साथ भी यही हुआ। एक दिन वो ना बैठा हुआ सिलाई कर रहा था और उसके जो पिताश्री के लगाएंगे कि जो रफ स्क्रैप होता है, जो बचा कुचा कपड़ा होता है, फैब्रिक होता है, उससे उसने पर्स बनाया। अब उसने ऑफर्ड द पर्स टू हिज फ्रेंड। रोमी ने वो पर्स अपने एक दोस्त को ऑफ़र किया और दोस्त ने उसकी डिज़ाइनिंग और पैटर्न को देखते हुए कहा कि तुम मुझे इसका और बना के दोगे? तो उसने कहा हाँ बना दूंगा। तो कहता है साथ में मैं इसको तुम्हारे पैसे भी पे करूँगा। तो उसने उसके अनुसार बनाया और उसको पैसे मिलने शुरू हो गए। उसी से बढ़ते उसके दिमाग में आइडिया आया क्यों ना मैं अपने पर्स का डिज़ाइन की ही दुकान खोल लूँ। उसने एक वेंचर कर लूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे और अच्छे मार्केट में डिज़ाइन को बेचूँ और मैं पैसे ले सकता हूँ। ही मेड अ बिजनेस प्लान एंड लॉन्च्ड अ पर्स मेकिंग कंपनी रोमी बैग इन 1996। वो एक एक्सपेक्टेड इनकम के उसने डिमांड और कैलकुलेशन की, कॉस्ट की, और उसने एक्सपेक्टेड इनकम को किया। लेकिन उसने यहाँ पर इग्नोर द डिट्रेड्स एंड क्रिटिसाइज। उसने फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बना था, उसको इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो उसने जो क्वालिटी मिली उसी से उसने कर दिया, जो कि उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। फिर वो फेल भी हुआ, लेकिन उसने फिर उस गलती से सीखा भी और 2007 में उसको नेशनल अवार्ड बैग इन मेकिंग फॉर माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के थ्रू जीता। यानी कि अगर किसी में हुनर हो तो उसको कोई नहीं रोक सकता। बेटा इसी की एक रियल स्टोरी और भी है ऐसी ही कि एक सबसे एज वुमेन, उसने माइक्रो लेवल पर शुरू किया था और उसका बहुत बड़ा बिजनेस हुआ। शायद आप लोगों ने सुना भी हो कि एक टाइम पे क्या हुआ कि जब एक लेडी होती है और वो सब कुछ कर चुकी होती है लाइफ में, मींस कि वो उस पड़ाव पे होती है जहाँ बच्चे अपनी लाइफ में सेटल होते हैं और उनके आगे बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे होते हैं और किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं होता।
और वो लेडी ऐसी थी कि जो अपने पति के साथ खुश थी, हस्बैंड के साथ, लेकिन अचानक क्या होता है, परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती। हस्बैंड को क्या हुआ, हार्ट अटैक हुआ और वो गुजर गए, तो उसके पास टाइम काटना मुश्किल हो गया। दैन शी टोटली डिपेंडेंट अपॉन इट्स चाइल्ड एंड देयर ग्रैंडसन्स, ग्रैंड डॉटर्स। तो लेकिन अब मैंने आपको कहा कि वो अपने अपनी लाइफ में बिजी थे, तो जो उनके बेटा और बहू थे वो अपने काम पे चले जाते थे, जो लड़की थी वो अपने कॉलेज में, लड़का अपने कॉलेज में, तो उसके पास टाइम नहीं था। लेकिन कहते हैं कि हुनर और यह आवश्यकता कुछ ना कुछ नयापन देती है लाइफ में। अगर आप लोग भी ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी कुछ नया मिलेगा। वो कैसे, देखिए कि उसने अपने प्यार को या टाइम कंज्यूमिंग करने के लिए उसने एक पोटलियाँ बनाई, या यू कैन से कि उसने फ्लेवर मिठाई बनाई। फ्लेवर मिठाई, अगर हम लोग इसमें मिठाई का भी कह सकते हैं, और पोटलीज मीन्स स्मॉल टाइप ऑफ पर्स विच कैरी द वुमेन फॉर हिज पार्टी वियर साड़ीज़ और फॉर लोकल यूज़। तो उसने ऐसा ही पर्स एक अपनी पोती के लिए बनाया, और पोती को बहुत अच्छा डिज़ाइन लगा क्योंकि उसने उसमें कढ़ाई कर रखी थी, पैच वर्क कर रखे थे, और उसने वो अपनी फ्रेंड को दिखाया कि दादी माँ गिफ्ट मी। तो उसने वो व्हाट्सएप पर डाला, व्हाट्सएप में उसने देखा बहुत सुंदर है, कहती मेरे लिए भी बनवाओ। तो उसने अपनी दादी से रिक्वेस्ट की, दादी ने कहा मैं फ्री होती हूँ, वेली होती हूँ, चलो मैं बना दूँगी। और वही व्हाट्सएप डिज़ाइन उसकी मदर, जो एक मॉल की ऑनर थी, उसकी फ्रेंड की मॉल मदर, ना कि उसकी मदर तो काम करती थी, उसकी फ्रेंड, तो उसने मॉल के लिए कहा ये बहुत सुंदर डिज़ाइन है, क्या मैं इसको अपने मॉल में रख सकती हूँ, अपनी शॉप में रख सकती हूँ। तो उसने 10-12 का ऑर्डर दिया और साथ में उसको मटेरियल प्रोवाइड किया और साथ में स्मॉल इंसेंटिव भी दे दिया कि जस्ट एज रिगार्ड। लेकिन उसकी वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गिफ्ट के रूप में बिकने लगी, और फिर उसने उसको मदद की कि आप इसको हमें ऑर्डर करते जाइए, हम ऑर्डर करेंगे, आप इसको बनाते जाइए ताकि हमारी शॉप पे इसको बिक सके। और दादी माँ को काम मिल गया और वो उसने अपने नीचे वर्कर्स को रखा और उसको इनकम होने लगी। नाउ एट द एज ऑफ 88 ईयर्स में वो स्मॉल बिजनेस वुमेन बनी। तो यहाँ पर जो ये कंसेप्ट समझा रही हूँ बेटे मैं, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज़, तो यहाँ पर कोई एज की बॉन्डिंग नहीं है, मनी भी स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए, जस्ट आपके अंदर हुनर, स्किल या क्रिएटिविटी का दम होना चाहिए, यू कैन डू इट वेरी वेल। तो नाउ वी स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तुम लोगों ने क्या सीख ली, अब इससे देखेंगे कि इन इंडिया द विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज सेक्टर कंसिस्ट्स ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न स्केल, दोनों ही लेती हैं विलेजेस और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में, जिसमें आप लोगों के सेक्टर ने वैसे इसको 8 सब ग्रुप्स में किया है, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, कॉयर, सेरिकल्चर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड पावरलूम। बेटा ये लास्ट वाली 2 हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड पावरलूम्स, दीज कम अंडर द मॉडर्न स्केल इंडस्ट्रीज़ वाइल अदर्स कम टू द ट्रेडिशनल। तो इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ साइज इज़ डिफाइंड इन आवर कंट्री। इंडिया में स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज़ को कैसे डिफाइन किया है विद रेफरेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड स्मॉल बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। बेटा यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक तो 2 चीज़ों से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तो ये आपके पास साइज़ है, कौन कौन सा, द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन बिजनेस, कि क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा है ना कि विद रेफरेंस टू स्मॉल स्केल एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज सेवरल पैरामीटर्स, जो यहाँ पर पैरामीटर दिए हैं। पैरामीटर यहाँ पर हम 2 तरीक़ों से देखेंगे। पहले तो ये वाले मेजरमेंट्स कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन बिजनेस, कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ बिजनेस, कि कितना आप टोटल प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर पावर कंज्यूम्ड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज़। हाउएवर फिर भी देयर इज़ नो पैरामीटर विच इज़ विदाउट लिमिटेशन, कोई भी आंका नहीं जा सकता, अदरवाइज़ तो कोई कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग कि ये स्मॉल स्केल है, वो लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज है, क्योंकि लार्ज स्केल में बड़े पैमाने पर काम होता है लेकिन यहाँ पर छोटा। डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड मेजरमेंट्स कैन बी डिफरेंट। गवर्नमेंट ने इसको यूज़ किया कि डिस्क्राइब द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट, कि कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए प्लांट और मशीनरी में, और ये हमारे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे करती है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो देश है वो हमारा लेबर इंटेंसिव है। क्यों है लेबर इंटेंसिव, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और लोगों को काम चाहिए, और लेबर इंडस्ट्रीज टेक्निक्स में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उनका लेवल इनकम इंक्रीज़ होता है। तो देखा जाए द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट MSMED एक्ट 2006 में इसको डिफ़ाइन किया गया बाय द इंडियन गवर्नमेंट, और ये इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये पार्लियामेंट में का ही लेजिस्लेटिव एक्ट है, क्योंकि इसका अपनी अलग ही पावर्स होती हैं, अलग ही डेफिनेशंस होती हैं, इसके अलग ही दायरे होते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्ट एनी बायर
इसमें एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और चीज़ इसमें डिफ़ाइन की है, एनी बायर who fail to make payment to MSMED as per agreed terms or a maximum of 45 days, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसने MSG यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज से सामान परचेज़ किया है यानी कि गुड्स को परचेज़ किया है एज़ पर एग्री टर्म्स और विद इन, अगर उसने पेमेंट 45 डेज़ के अंदर या जो उतना एग्रीड हुआ है उसके अंदर नहीं की, वुड बी लाइबल टू पे मंथली कंपाउंडेड इंटरेस्ट एट 3 times द बैंक रेट नोटिफाइड बाय RBI ने भी इसको, जितना RBI दूसरे बैंकों से इंटरेस्ट चार्ज करता है उससे 3 गुना ये वो चार्ज कर सकता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन MSMED Act 2006, a small scale enterprise is defined as one where the investment in plant and machinery is more than rupees 25 lakh but does not exceed to 5 crore, यानी कि 25 लाख से शुरू होकर 5 करोड़ तक इसमें बताई गई है। और यहाँ पर हमने इसको 2 पार्ट्स में बांटा है, एक तो हो गई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दूसरी हो गई आपकी सर्विस यूनिट। तो उसको आगे करते हैं। तो बेटे कैटेगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सर्विस प्रोवाइडर्स। तो माइक्रो एंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए लेस देन 20 यानी कि अप टू 25 लाख या लेस देन, और सर्विस प्रोवाइडर में लेस देन 10 लाख। स्मॉल एंटरप्राइजेज में 25 से ऊपर लेकिन 5 करोड़ तक, और सर्विस में 10 लाख से ऊपर 2 करोड़ तक, और मीडियम एंटरप्राइजेज में 5 करोड़ से ज़्यादा अप टू 10 करोड़, यानी कि अगर हम 25 लाख से लेके 10 करोड़ तक माइक्रो स्मॉल और मीडियम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सर्विस में 2 करोड़ से 5 करोड़ तक। नाउ वी कम टू द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसका बहुत बड़ा रोल है बेटे, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है। कैसे करती है ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। देखो अभी मैंने आपको डिफ़ाइन किया कि जो MSMED एक्ट 2006 के अंडर इंडस्ट्रीज़ आती हैं वो लेबर इंटेंसिव होती हैं, यानी कि उनको हाथ से काम करना पड़ता है। तो फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। कैसे? क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स हैं यहाँ पर, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने से आपका क्या होगा कि लार्जेस्ट, आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा प्राइमरी सेक्टर है, क्योंकि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के बाद यही इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करती हैं। दे अकाउंट फॉर 95% ऑफ द इंडस्ट्रीज़ यूनिट इन द कंट्री। और क्यों? क्योंकि छोटी इंडस्ट्रीज़ कई बार रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं लार्ज इंडस्ट्रीज़ को, तो उनकी कॉन्टिन्यूटी में प्रोडक्शन चलती रहती है, तो दे रिक्वायर लॉट्स ऑफ लेबर। सेकेंड है वेराइटी ऑफ आउटपुट। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया contribute almost 40% of the industrial value added and 45% total export। और यहाँ पर वैरायटी तो होगी अलग अलग लोगों की, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर 8 या 9 इंडस्ट्रीज़ को सब ग्रुप किया है, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, और यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ मेनली बेस्ड अपॉन लेबर, तो लेबर का अलग अलग पर्सन का अलग अलग काम करने का तरीका होता है। तीसरा एक्सपोर्ट में बहुत मदद करती हैं, क्योंकि ये 45% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया लिंक टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस रीजनल क्या होता है कि सिंपल प्रोडक्ट को यूज़ करती हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ which produce simple product using simple technology and depend upon the locally available resources, material भी और labor भी। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी जाइए labor आपको मिलेगी। तो since they can be widely spread without any, और मैंने कहा था कि रीजनल जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ पहुंचाना चाहती है वहाँ नहीं पहुंचती ड्यू टू अनएजुकेशन, अनअवेयर और हिली एरिया लोकेशंस। ठीक है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। कॉम्प्लीमेंट्री तो है ही, मैंने फर्स्ट टाइम में आपको कहा कि ये लोग रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, या कई बारी जो स्मॉल ऑर्डर्स होते हैं दीज आर फुलफिल्ड बाय द स्मॉल इंडस्ट्रीज़। क्विक एंड टाइमली डिसीजन छोटी होती हैं, मैनेजमेंट भी छोटी होती है, डिसीजन भी जल्दी से लिए जा सकते हैं। और एंटरप्रेन्योर यहाँ पर जो पैसा खुद लगाएगा उसके ऊपर एंटरप्रेन्योर होता क्यों है? जो स्मॉल स्केल से यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक अपने एंटरप्राइजेस का काम करता है। तो यहाँ पर जितने भी स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना डेवलप हो जाती है। और सेकेंडली यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ लो कॉस्ट आल्सो।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो मिलती है क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यहाँ पर जो लेबर मिलती है उनको आसानी से मिल जाती है और कम कॉस्ट में। तो जब रॉ मटेरियल आसानी से मिल रहा है, लेबर आपको सस्ते दामों पर मिल रही है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट। नाउ एक छोटा सा पॉइंट और है, वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया, अरे भाई गांव में तो है ही बेनिफिट। अभी मैंने आपको जो बताया वही पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे कि प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल अकाउंट, क्योंकि ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं इनको आप कहीं पर भी कैसी भी सिचुएशन में सेटअप कर सकते हो, तो जिनके पास पूंजी नहीं होती। और आपको मालूम है कि हमारा जो कंट्री है, इंडिया है, वो बहुत छोटे छोटे गाँव में बसा हुआ है। इसकी जान जो है वो गाँव में बसती है, लेकिन वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ ना होने के कारण लोग बेरोज़गार भी रहते हैं और वो माइग्रेट भी करते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर ही उनको रोज़गार उत्पन्न होगा, उनकी अर्निंग अच्छी हो जाएगी, तो वो माइग्रेशन से भी बचेंगे और उनको वहाँ पर रूरल एरियाज़ में काम मिलेगा। इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशंस, नेचुरली है। इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक मीन्स मनी की कंडीशन, ठीक है ना बच्चों, कि अगर इनकम आएगी आपके पास, इम्प्रूव मनी कंडीशन कैसे इम्प्रूव होती है। इकोनॉमी का मतलब होता है कि फाइनेंशियली अगर आपको काम मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो आपको इनकम भी मिलेगी, और जब इनकम मिल जाती है तो आपके इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी। यानी कि इनकम है तो आप डिमांड करेंगे तो आपका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज़ होगा। फिर आप लोग इधर से उधर जाएंगे भी नहीं। प्रिवेंट माइग्रेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। बेटा हमारे देश में लोकल रिसोर्सेज सिर्फ यही नहीं है कि नदी नाले पहाड़ मिट्टी, उसके अलावा हमारे पास सबसे जो स्ट्रॉन्ग सोर्स है दैट इज़ योर ह्यूमन बीइंग। और हमारे गांव में ह्यूमन बीइंग स्किल्ड पर्सन आइडियल बैठे रहते हैं, काम नहीं मिलता उनको, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से यूटिलाइज्ड हो जाएंगे। थर्ड लास्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम भी तो इंक्रीज उनकी सही ढंग से डिवाइड होगी। वो कैसे कि जो अवेयरनेस और जो स्कीम्स गवर्नमेंट इशू करती है तो वो उनके बारे में भी एनवायरनमेंट में उनको अवेयर हो जाएंगे और उनको भी मिलने लगेगा, और फिर वो अपना रिसोर्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्किल्ड और देयर वर्क, यानी कि वो दे कंट्रीब्यूट टू जीडीपी। और जो पर्सन जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है तो वो रिचर सेक्शन, यानी कि जो गरीब हैं वो गरीब नहीं रहेंगे, अपलिफ्ट होंगे, और अमीर के इक्वल होगा। यानी कि जो हमारा डिफरेंस बिटवीन रिचर एंड पुअर है दैट विल बी रिड्यूस एंड बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ जिस एरिया में काम नहीं मिलता या कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, वहाँ पर इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाता है, और इनको सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा मदद करती है, उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, उनको फाइनेंशियली भी देती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा 2020 में प्राइम मिनिस्टर ने 20 लाख करोड़ का लोन सेंक्शन किया, यानी कि एक पैकेज डाउनलोड किया है कि इफ़ द पर्सन ऑफ इंडिया हैज़ अ कैपेबिलिटी और अ स्किल दे कैन स्टार्ट देयर ऑन बिजनेस बाय टेकिंग द लोन फ्रॉम बैंक। अगर किसी के पास स्किल है, कोई प्रोजेक्ट है, वो पैसा लेना चाहे तो वो ले सकता है। वो पता लग गया कि आप उसके बारे में अवेयर नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट ट्राई टू डू ऑल दिस स्टेप्स for the economic development of India. I hope you understand this concept very much. If any doubt, please write in the comment box and you can contact me directly. But if you like the video, please share the video because sharing is caring. And for more videos, subscribe the channel. Thank you.